तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया मेरा। मैंने वैसे ऑब्वियसली 12 दिन बोला था, लेकिन कुछ 4-5 दिन एक्स्ट्रा हो गए। लेकिन अभी अपन आज से रेगुलर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आज से अपने रेगुलर क्लास होगी। और आज का ये वीडियो जरूर हो सकता है थोड़ा छोटा हो, ठीक है। फिर डेली की 2-2 क्लास, यानी कि मोस्टली 2-2 घंटे के लेक्चर आपके रहेंगे। और अपना जो है आपके जो जून मंथ से पहले मैं आपका सिलेबस पूरा करवा दूंगा। मई एंड तक ही मतलब पूरा हो जाएगा, ये समझ लो। जून महीना आपके नहीं आएगा, जून महीना आपके नहीं आने वाला। मैं आपका सिलेबस जून तक पूरा करवा दूंगा, जून तक सिलेबस आपका पूरा करवा दूंगा, जून आने से पहले ही, ठीक है। तो अब तक ये जून मार्कर नहीं चल रहा है सही, तो जून से पहले सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब बात रहती है, एक और बोला था मैंने बात कि मैं जो क्वेश्चंस की सीरीज़, यानी कि फिजिक्स में अपने को क्या करना, मोस्टली आप देखो न्यूमेरिकल टाइप भी आते हैं। तो अपने को न्यूमेरिकल के लिए क्या ज़रूरी है, थ्योरी पढ़ने से ही न्यूमेरिकल नहीं हो जाते, आपको प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। और फिजिक्स की मैंने जिम्मेदारी ली है पूरी, तो इसका मतलब मैं पूरी फिजिक्स आपको, मतलब मेरी तरफ से तो पूरा जोर लगा के आपको सब कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने वो भी बताऊँगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूँगा। मैंने बताया मैं 1000 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगा, मैंने बोला है एक चैप्टर से 100 मिनिमम, ठीक है। तो अपन 1000 न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, वो भी सीरीज़ आज शाम या कल से, मोस्टली एक दिन वेट कर लो, वो भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अपने को पढ़ना है स्थिर विद्युत की, पढ़ रहे हैं अभी अपन पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत की। एक्चुअली अपन ने क्या किया है, 2 लेक्चर पढ़ लिए अपन ने, 2 जो अपने टॉपिक है वो अपन ने पढ़ लिए। 2 कौन कौन से पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, यानी कि दृढ़ पिंड गतिकी, एक पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ठीक है। तो वो अपन ने पहले पढ़े क्योंकि वो किसके पास थे, मैकेनिक्स के पास थे। अब ये अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड अपने जो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट वाले, ठीक है। तो ये भी आपस में जुड़े हुए चैप्टर है। तो पहले अपन स्थिर विद्युत की पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा वाला पढ़ेंगे। तो उसके बाद बाकी के टॉपिक अपन लेते जाएं। हाँ, उसके बाद एक और सेमीकंडक्टर, वो भी इससे जुड़ा हुआ है, उसमें भी वो वोल्टेज करंट वगैरह वो रहता है। तो ये अपन तीनों साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्थिर विद्युत की। क्या स्टार्ट करेंगे, स्थिर विद्युत की। वैसे स्थिर विद्युत की तो मैं चाहूँ तो आपको इतना अच्छे से, मतलब बिल्कुल जीरो से समझा सकता हूँ, लेकिन बहुत जीरो भी मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि हालांकि थोड़ा सा बेसिक में जरूर बताऊँगा, लेकिन बहुत जीरो जाने से मतलब चीज़ें मतलब बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको सॉल्व क्या करना है, यहाँ पे न्यूमेरिकल आएंगे मोस्टली, ठीक है। इतना बेसिक में मतलब कुछ डेफिनेशन टाइप वगैरह नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं साथ साथ वैसे बताता जाऊँगा, लेकिन मोस्टली अपना फोकस किस पे रहेगा, न्यूमेरिकल पे। और न्यूमेरिकल के लिए सीरीज़ भी आने वाली, मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युत की, जो ये स्थिर विद्युत की चैप्टर है, स्थिर और विद्युत की, तो इसका मतलब भी मैं समझाऊंगा इसको स्थिर विद्युत की क्यों बोलते हैं, ठीक है। एक होता है धारा विद्युत, इससे अगला वाला चैप्टर अपन पढ़ेंगे वो होता है धारा विद्युत। तो अपन सब कुछ पढ़ेंगे। वैसे तो मोस्टली आपको पता होगा आवेश वगैरह, लेकिन मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ अच्छे से, आपका सारा जो भी डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो टॉपिक इसमें 3 टॉपिक है। एक तो कूलाम का नियम, जिसमें बल के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, कि 2 आवेशों के मध्य बल वगैरह। बल से संबंधित नियम किसका है, कूलाम का नियम। और ये मतलब सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट है। मतलब हमेशा जब भी आप 12th में पढ़े होंगे तो 12th के नोट्स उठा के देखोगे तो सबसे पहले ये कूलाम का नियम ही आएगा, ठीक है। फिर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एक्चुअली बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको समझेंगे अपन अच्छे से। और ये इसी पे बेस है गाउस का नियम व उसके अनुप्रयोग। एक्चुअली गाउस का नियम व उसके अनुप्रयोग किसके बेस पे है, विद्युत क्षेत्र के बेस पे ही है, ठीक है। इसका मेन क्या है, विद्युत क्षेत्र ही है। फिर अपन विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करते हैं, गाउस का नियम अप्लाई करते हैं, ठीक है। वैसे अपन विद्युत क्षेत्र विदाउट गाउस का नियम पुट किए भी निकाल सकते हैं, लेकिन गाउस के नियम से ईजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है। तो नंबर 3 पढ़ना है, कूलाम का नियम बहुत बेसिक है, स्टार्टिंग विद्युत क्षेत्र ये भी स्टार्टिंग है। इसमें विद्युत जो अपना वोल्टेज है, जो विद्युत क्या बोलते हैं, वेबर एक आता है मात्रा का था वेबर, यानी विद्युत फ्लक्स
तो वो भी चीज़ इसमें शामिल हो जाती है, ठीक है। वोल्टेज में अपन इतना डीप नहीं जाएंगे जो विभव वाला पॉइंट है, क्योंकि आज तक क्वेश्चन आया नहीं है और आपके इसमें शामिल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता जरूर दूंगा चीज़ें क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है, क्योंकि आपस में लिंक की है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फिर गाउस का नियम व उसके अनुप्रयोग, ये तो एक साथ में ये समझ लो पूरा, ठीक है। और ये गुलाब ये बल को शो करता है और ये विद्युत क्षेत्र को शो करता है, यानी कि फील्ड को, ठीक है। अब देखो 2016 में क्या हुआ था। 2016 में कूलॉम के नियम बल से संबंधित एक न्यूमेरिकल आया था, एन मतलब न्यूमेरिकल। विद्युत क्षेत्र से संबंधित 2016 में एक न्यूमेरिकल आया था, एक थ्योरेटिकल। ये थ्योरेटिकल भी न्यूमेरिकल ही था एक्चुअली। ऐसे दिया हुआ था वो कि वो सम विभव प्रश्न वगैरह क्या उससे उस समांतर प्रश्न वगैरह कुछ ऐसा सवाल था, ठीक है, जिसमें से मतलब कितना विद्युत क्षेत्र होता है, तो ऐसे मतलब लाइन टाइप में दे दिया कि इतना होता है, इतना होता है, इतना ये यहाँ पर दुगुना होता है वगैरह वगैरह बना के दे दिया। लेकिन एक्चुअली में वो भी एक न्यूमेरिकल टाइप ही था, भले वो थ्योरी फॉर्म में दिया हुआ, लेकिन वो भी न्यूमेरिकल ही था, ठीक है। फिर 2016 में एक न्यूमेरिकल इससे आया था, गाउस का नियम, उसके अनुप्रयोग। 4 सवाल 2018 में भी देख लो, एक न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल, 4 और 3 7, यानी कि मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपके हर एक चैप्टर से आ रहे हैं, मैंने बताया ना। क्योंकि देखो आपके अब पहले पैटर्न क्या था, 100 में से क्वेश्चन थे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो लगभग 33 क्वेश्चन तो हर एक के आ रहे थे लगभग, या फिर 30 मान लो, एक के 3 के सर 30। फिर उसके बाद किसी के ज़्यादा दे दिए, किसी के कम दे दिए, ठीक है। 30 3 30 90, पीछे रहे 10, उन 10 को 3 में से ऐसे बांट दे, कभी किसी को 6 दे दिए, किसी को फिर पीछे 1 ही रहा, तो ऐसे मतलब 31 35 37 ऐसे कुछ हो सकता था, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन को बांटना होता था, जिसमें से फिजिक्स के 30 तो मिनिमम थे ही, और उसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा। और अगली बार भी जो 30 यानी कि 1/3%, 1/3, ठीक है, 33%, तो वो तो रहेगा ही। अब देखो फोकस अपने को किस पे करना है, न्यूमेरिकल पे। थ्योरी बहुत है इसमें पढ़ने को, बहुत सारी थ्योरी है, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दूंगा, ताकि वो पॉइंट जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तब वो काम आते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन मोस्टली न्यूमेरिकल यहाँ भी मैं करवाऊंगा, और जो अपने सीरीज आएगी वो न्यूमेरिकल वाली, उसमें भी करवाऊंगा। उसमें न्यूमेरिकल अच्छे से लेवल के होंगे, थोड़े टफ होंगे, मतलब लो से अपन हाई लेवल तक जाएंगे। और यहाँ पे अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उससे संबंधित एक दो न्यूमेरिकल करते जाएंगे, ताकि चीज़ें अपने को समझ में आती जाए, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आने वाले हैं, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आखिर होता क्या है स्थिर विद्युत की, और आवेश क्या है, वैसे आपको पता है, लेकिन जब मैं बताऊं तो एक बार के लिए भूल जाना कि आपको बस कुछ भी नहीं आता, क्योंकि कोरे कागज़ पे हमेशा लिखना ईजी रहता है, समझ गए ना। तो मैं बताऊं उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, मेरी डिग्री भी इसी में है, ठीक है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आ सके, इतना ईजी मतलब कि आपकी खोपड़ी में घुस जाएगा, ठीक है। तो उस वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं स्थिर विद्युत की। अब देखो बोर्ड पर आप एक शब्द देख रहे हो, स्थिर विद्युत की। तो आपको ये शब्द देख कैसे दिमाग में ख्याल नहीं आ रहा कि सर अगर स्थिर विद्युत की कोई चीज़ है तो फिर गतिमान विद्युत की भी कोई चीज़ होनी चाहिए, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर स्थिर विद्युत की कोई चीज़ है तो गतिमान विद्युत की भी कोई चीज़ होनी चाहिए, तो वो होता है। गतिमान विद्युत की भी एक चीज़ होती है, ठीक है। जो पर विद्युत धारा वाला चैप्टर है ना, वो क्या है, गतिमान विद्युत की है, यानी कि करंट। अब देखो स्थिर मतलब स्थिर है ना विद्युत की, यानी कि विद्युत। तभी विद्युत क्या है एक्चुअली। अब देखो इन सबका एक बेस होता है आवेश। सबका जो बेस है, सबसे कॉमन चीज़ है, छोटी चीज़ जिसके ऊपर ये सारा मामला टिका हुआ है, वो होता है आवेश, ठीक है। चार्ज, आवेश को क्या बोलते हैं, चार्ज। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अपन सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु। बहुत बेसिक से बताने वाला हूँ मैं, ध्यान से समझना, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, सबसे छोटा रूप क्या होता है, परमाणु। क्या होता है, परमाणु। अब देखो जो
परमाणु होता है वो कैसे रहता है, उसमें अंदर एक नाभिक होता है, अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, और ये बाहर क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ऐसे होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हाइड्रोजन है तो 1 वगैरह वगैरह, हीलियम वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो भी है जिस प्रकार का पदार्थ उसका जो है होता है परमाणु, उसमें बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। नाभिक में क्या क्या होता है, P and N, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये होता है नाभिक में। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बाहर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब देखो तो इसका मतलब आपको एक बात बता दूं, अब इसमें 3 चीज़ें हुई। जो अपना परमाणु होता है इसके अंदर टोटली 3 चीज़ें होती है। एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन, और तीसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। तीसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब ये देखो इलेक्ट्रॉन जहाँ भी है इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, आवेश होगा। आपने सुना है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना था, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अब देखो, अब बात आती है कि सर आपने डायरेक्टली बोल दिया आवेश इतना होता है, आवेश होता क्या है एक्चुअली में, आवेश होता क्या है। तो अगर आप आवेश की डेफिनेशन लिखोगे, चार्ज, आवेश की यदि आप डेफिनेशन लिखोगे, चार्ज क्या होता है, तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। यानी कि ये क्या है, पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण यह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, या अनुभव करता है। अब देखो क्या हुआ, आवेश क्या होता है, पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण यह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। यानी कि किसी पदार्थ पे आवेश एक टाइप का, जिस प्रकार कोई पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, भार जो द्रव्यमान होता है वो एक पदार्थ का एक गुण है, ठीक है। जैसे पदार्थ का बंध कैसे संपीड़ित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत सारे पदार्थ के गुण होते हैं, ठीक है। जिसमें से एक गुण क्या है, आवेश भी एक गुण है। और उस गुण के कारण क्या होता है, जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव दोनों भी उत्पन्न कर सकता है। एक भी उत्पन्न कर सकती है, या तो विद्युत करेगा या चुंबकीय करेगा, ठीक है, या दोनों एक साथ, कुछ भी, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन उत्पन्न करता है या फिर अनुभव करता है। यानी कि किसी पदार्थ को जिसके ऊपर आवेश है उसको किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो वो कुछ चीज़ को फील करेगा, यानी कि अनुभव करेगा उस विद्युत क्षेत्र का, उस चुंबकीय क्षेत्र का। तो ये गुण है। तो आवेश क्या है, पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। अब देखो, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु। क्या होता है, परमाणु, और स्टार्टिंग यहीं से होती है। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु, और स्टार्टिंग कहाँ होती है, यहीं से होती है। तो देखो
एक जो परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन प्लस प्लस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नॉर्मली जैसे कि आवेश अपनी बॉडी में भी है, जो भी चीज़ है ना, ये मार्कर है, इसमें भी आवेश है, इसमें भी आवेश है, ये ध्यान रखना। लेकिन नॉर्मली तो ये बोलो कि सर आवेश है तो अपने को झटका क्यों नहीं लगता, करंट क्यों नहीं लगता, चार्ज का मतलब क्या चीज़ है, ठीक है वो देखो मैं बताऊँ। कारण क्या होता है कि जो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, अगर कोई परमाणु है जिसमें जितने प्रोटॉन उतने को उतने इलेक्ट्रॉन हो, तो ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, तो आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कुल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। आपस में मिलके कुल चार्ज जीरो हो जाता है। अपन बोलते हैं ना जैसे कि मतलब कोई भी परमाणु या पदार्थ है, तो कोई भी पदार्थ आवेश रहित नहीं होता, आवेश होता है, उसमें कुल आवेश जीरो होता है। समझ गए? हमेशा इस बात को फोकस रखना, किसी भी पदार्थ में आवेश होता है, किसी भी पदार्थ में आवेश होता है, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। लेकिन अगर पदार्थ में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उसमें कुल आवेश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कुल आवेश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, ठीक है। यही बात है मतलब। अब देखो इसमें से कैसे बनते हैं, कुछ धनावेश भी बनते हैं, ऋण आवेश भी बनते हैं। अब देखो कैसे, सिंपल सी बात है। मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक कोई भी है, उसमें कोई सा भी ले लो परमाणु, जिसमें 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा है आवेश, नेगेटिव में होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश सेम होता है, तो लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, धन आवेश, यानी कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेशित और धनावेश और ऋणावेश। तो प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो होता कैसे चीज़, जब आप फॉर एग्जांपल इसमें 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, इसने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इसने त्याग कर दिया। अब त्याग कैसे होता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, घर्षण हो सकता है, ठीक है, या फिर इसको कुछ ऊर्जा मिल गई, तो जो ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भाग जाते हैं, वो परमाणु छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, जो ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। या फिर कुछ एनर्जी दे दो इनको तो भी जंप कर जाते हैं बाहर, घर्षण कर लो, चालन संबंध, बहुत सारी विधियाँ है, मतलब कुछ भी इफेक्ट्स हो सकता है, उस कारण ये बाहर चला गया। तो अब क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन दिया तो अब क्या होगा, 2 तो क्या रहेंगे प्रोटॉन और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप देखोगे अगर आप इसको ऐसे लिखो, 1 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन तो आपस में अपना चार्ज क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में आपने जोड़ोगे जीरो, लेकिन 1 प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 प्रोटॉन यानी कि धनावेशित, तो ये जो परमाणु है क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। समझ गए, ये परमाणु क्या हो जाएगा, धनावेशित, यानी कि जब भी कोई त्यागते हैं तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, यानी कि वो क्या हो गया, धनावेशित हो गया। देने वाला, जैसे समझने में ये बोल सकते, देने वाला क्या धनवान होता है, जो देता है वो क्या होता है, धनवान होता है, तो वो धनावेशित मान सकते हो। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब दोगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी कि ऋण आवेश कम हो जाएगा और धनावेश बढ़ जाएगा, यानी कि ऋण आवेश कम होगा तो ऑटोमेटिकली धनावेश का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कारण ये क्या होगा, टोटल परमाणु क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लेते हो, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेने से क्या होगा, 2 प्रोटॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन अगर आपने लिया, मान लिया, तो उसमें 2 प्रोटॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल, 1 इलेक्ट्रॉन पीछे रहेगा, 1 किस में रहेगा, नेगेटिव में। तो जब आप लोगे तो क्या बन गए, ऋणी हो गए, किसी के ऋणी बन गए, इसका मतलब आपके ऊपर क्या हो गया, ऋण आवेश आ गया। ये चीज़ें होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये विद्युत आवेश तो आप सब समझ गए। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब
भौतिकी की वह शाखा जो गुण वगैरह वगैरह, ठीक है। अब उतना डीप में अपने को जाना नहीं है, सीधा अपन पढ़ेंगे अपन आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है, ठीक है। मतलब आवेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वैसे तो मैंने बता दिया है आवेश क्या होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं, पॉइंट्स है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेरे ख्याल से आवेश में कुछ डाउट आपको नहीं रहा होगा। हर एक अपन इंसान में भी आवेश है, ठीक है, अपने में भी आवेश है, समझ। कोई भी पदार्थ जहाँ भी देखो, पदार्थ, हर एक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब आवेश होगा, लेकिन कुल आवेश जरूरी नहीं कि मतलब क्या रहे, वो अपने को पता नहीं है। कुल आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है, यानी कि दोनों बराबर भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन आवेश होता है। कुल आवेश जीरो हो सकता है, लेकिन आवेश हमेशा, सारी वस्तुएं जो इस पृथ्वी में है उन सभी में आवेश होता है, ठीक है। ये जो पानी है पीते हो उसमें भी आवेश है, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये क्या है? परमाणु है। तो उनमें भी क्या होंगे? आवेश ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि उनमें प्रोटॉन होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं अपन किसके बारे में? आवेश के बारे में। देखो आवेश पे बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रहा हूँ एक्चुअली। आवेश नाम से आपको कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन आवेश पे ही बेस है सारी चीज़ें। आवेश एक बार समझ गए क्या होता है, क्या गुणधर्म होते हैं, कैसे बिहेव करता है, क्या चीज़ ये कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो समझ गए तो उसके बाद सारी क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक थ्योरी का व्यू अब क्लियर होना चाहिए, इससे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ऐसे कि ये तो एक नाम है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, अब इस पर जाने का काम नहीं है। मेन जो पॉइंट है उसको ध्यान से देखना, ठीक है। एक बात है, आवेश क्या क्या होता है? आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। अगर किसी भी में अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा? धन आवेश हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए वो हो जाएगा ऋण आवेशित, ठीक है। और उदासीन क्या होता है? उदासीन का मतलब ये नहीं होता कि इस पर आवेश नहीं है, नहीं। जब कभी भी कोई बोले कि सर ये चीज़ या ये वस्तु उदासीन है, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि इस वस्तु में आवेश नहीं है। इस वस्तु में आवेश तो है, लेकिन चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, इसलिए कुल आवेश क्या है? जीरो है। इसीलिए अपन उदासीन बोलते हैं। उदासीन का मतलब आवेश जीरो नहीं होता, कुल आवेश जीरो होता है। ये हमेशा दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है। अब देखो, जब किसी परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो वह धन आवेशित हो जाता है। यानी कि किसी भी परमाणु जिससे इलेक्ट्रॉन निकाल दो या फिर वो इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और जो पॉजिटिव वाले प्रोटॉन है उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो साफ बात है वो क्या हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब क्या हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा ध्यान रखना, वस्तु के आवेशित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है। वस्तु में अपन जो आवेश उत्पन्न कर रहे हैं, जो आवेश आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो रहा है? धन आवेश आ रहा है। इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऋण आवेश आ रहे हैं। उसके लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है। प्रोटॉन इसमें कहीं पर भी भूमिका नहीं निभा रहा। कारण ये है कि प्रोटॉन नहीं, क्योंकि प्रोटॉन को नाभिक से बाहर निकालना आसान नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं भाई? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तब आवेश को कौन सा आ रहा है? धन आवेशित। ले रहे हैं ऋण आवेशित, ठीक है। लेकिन तो उसमें सब में रोल कौन निभा रहा है? इलेक्ट्रॉन निभा रहा है। प्रोटॉन तो क्या कर रहा है? नाभिक के अंदर है, वो नाभिकीय बल एक चैप्टर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। वो नाभिकीय बल से ऐसे बंधा हुआ होता है, जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल से इतना टाइटली बंधा होता है कि प्रोटॉन को अपन बाहर नहीं निकाल सकते। प्रोटॉन बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, सिंपली नहीं निकाल सकता। बहुत स्पेशल कोई चीज़ें होती है। तो क्योंकि प्रोटॉन को नाभिक से बाहर निकालना आसान नहीं है, तो आसान नहीं है तो मतलब ये चार्ज करने में या फिर जो चार्ज लाने में इस प्रोटॉन की कोई भूमिका नहीं है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हो कि सर अगर नाभिक में से एक प्रोटॉन बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो ऐसे नहीं निकाला जा सकता। तो इसलिए आपको माइंड में रखना कि प्रोटॉन हमेशा नाभिक में रहेगा। इलेक्ट्रॉन को आप ले सकते हो, दे सकते हो, और इसी के कारण चार्ज आएगा। प्रोटॉन की कोई भूमिका नहीं है। हाँ, प्रोटॉन कुल चार्ज में कि कुल कितना बन रहा है उसकी कैलकुलेशन में जरूर शामिल हो रहा है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन में जरूर शामिल हो रहा है, लेकिन
अपन उसको बाहर नहीं निकाल रहे या फिर अंदर नहीं ले रहे, ठीक है। बाहर और अंदर का काम किसका, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही चार्ज पॉजिटिव हो रहा है और नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ गए। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए यानी कि ले लिया तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आज शाम को ही अपलोड कर दूंगा मोस्टली, ठीक है। उसमें अपन थोड़ा बहुत और मोस्ट बातें जो आवेश से संबंधित है, चार्ज से संबंधित, वो पढ़ के फिर अपन कूलाम का नियम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए अपने साथ। और सिलेबस मैंने आपको बताया आपके जून महीना नहीं आएगा, जून आने से पहले पहले सिलेबस पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।